electric field at any point due to electric dipole of small length। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ स्मॉल लेंथ का मतलब क्या है कि जो R है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन L, दैट इज द डायपोल इज अ शॉर्ट डायपोल। तो जो हमारा डायपोल है वो कौन सा डायपोल है, वो एक शॉर्ट डायपोल। तो नाउ वील बी फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ स्मॉल लेंथ। तो हम एक स्मॉल लेंथ के इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को अब सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ये पता लग गया कि हम अब करने क्या वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब कि आपके पास ये माइनस क्यू है, ये आपके पास प्लस क्यू है, ये आपका सेंटर है। तो अगर मैं ये वाली लाइन लूं तो ये लाइन एक्सियल है, ये वाली लाइन लूं तो ये लाइन इक्वेटोरियल है। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल पे तो मैं फील्ड निकाल चुका हूं, पर अब मैं जो फील्ड निकालूंगा वो ये पॉइंट्स एनी पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स। तो दीज पॉइंट्स आर एनी पॉइंट्स। और इसमें मैं ये मान के चलूंगा कि ये जो मेरा डायपोल है दिस इज ऑफ स्मॉल लेंथ, तो इसमें जो मेरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट होगा वो इससे बहुत बड़ा होगा। तो हम ये आर्टिकल को ये स्पेशल केस मान के सॉल्व करेंगे। सो नाउ consider a electric dipole of dipole moment P. Consider an electric dipole of dipole moment P as shown in the figure. So here we have a dipole of dipole moment P, and this dipole is placed along x-axis. So we have here a dipole of dipole moment P। तो ये डायपोल है और इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट हम यहाँ ले रहे हैं that is P, and its dipole is placed along x-axis। और ये स्मॉल डायपोल है तो माइनस प्लस नहीं दिखा रहे हम क्योंकि ये एक बहुत छोटा डायपोल है। सो द डायपोल इज ऑफ स्मॉल लेंथ, सो इट्स अ शॉर्ट डायपोल। नाउ लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point A. Let us find electric field at a point A at a distance small r, at a distance small r from the center of the dipole। तो ये जो O है this is the center of the dipole, and your point where you want to find the electric field, इस point पे हम electric field निकालना चाहते हैं। तो we want to find electric field at point A। This is the point where you want to find the electric field due to this dipole, and the position vector of the point। तो position vector का मतलब होगा ये जो आपका गिवन वेक्टर है, ये जो आपका गिवन वेक्टर है, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया जो पॉइंट O से लेके A तक R हो गया। तो पॉइंट O से लेके A तक आपके पास R है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज द एंगल विच योर गिवन पोजीशन ऑफ द पॉइंट is making with the direction of dipole moment।
तो डायपोल मूवमेंट की ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। तो डायपोल मूवमेंट की ये डायरेक्शन है और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के साथ आपका जो पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। अगर मैं आपको कहूं कि पॉइंट यहां लाई कर रहा है, अगर मैं आपको कहूं कि पॉइंट यहां लाई कर रहा है, तो फिर थीटा क्या होगा? कोई बता सकता है? अगर मैं कहूं पॉइंट यहां लाई कर रहा है तो थीटा क्या होगा? सिमरन बताओ, अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट ए यहां लाई कर रहा है तो थीटा क्या होगा? नहीं, ध्यान से देखो बेटा, जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा, जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये जो थीटा है वो क्या हो जाएगा? 0। तो ये कौन सी लाइन है बेटा? हाँ, तो अगर बिल्कुल, तो अगर हम एक्सियल लाइन पे आएंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि इफ आई एम ऑन एक्सियल लाइन तो थीटा 0 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे हूं, अगर मैं इस लाइन पे कहता हूं कि मेरा पॉइंट है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट ए यहां पर है, तो फिर मेरा थीटा क्या होगा? 90। तो थीटा जो है वो 90 होगा। तो इसका मतलब कि इक्वेटोरियल लाइन है उस पे मेरा थीटा 90 है, जो एक्सियल लाइन है उस पे मेरा थीटा 0 है। हाँ, अभी मेरा थीटा कुछ भी है क्योंकि आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। लेकिन जो डायपोल हम ले रहे हैं वो एक स्मॉल डायपोल है, एक शॉर्ट डायपोल है। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। और शॉर्ट डायपोल के केस में हमारे जो फॉर्मूले हैं वो कौन से हैं? शॉर्ट डायपोल में जो एक्सियल पे फॉर्मूला है वो 1/4πε02p/r³ है, और शॉर्ट डायपोल पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पे है वो 1/4πε p/r³ है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमने याद रखने हैं शॉर्ट डायपोल के, ये एक्सियल पे है और ये इक्वेटोरियल पे। तो अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा? हाउ आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? नाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल रिजॉल्व माय पी वेक्टर इन 2 कंपोनेंट्स। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है जैसे ए और मैं उसको ब्रेक करना चाहता हूं, तो जिस डायरेक्शन में मैं ब्रेक करता हूं वो बन जाता है ए कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर जो होता है वो हो जाता है ए साइन थीटा। हाँ जी, इतना तो पता है सबको कि जब आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हो तो जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हो वो कॉस हो जाता है, उसका परपेंडिकुलर जो है वो साइन हो जाता है। अच्छा, अब मेरे पास जिस वेक्टर को मैं ब्रेक कर रहा हूं वो ये पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, ये इसको ब्रेक कर रहा हूं। और जब मैं इस पी वेक्टर को ब्रेक कर रहा हूं तो इसको अब मैं जब ब्रेक कर रहा हूं तो एक मैं इसको ब्रेक करूंगा इन दिस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में ब्रेक करूंगा, तो ये वाली डायरेक्शन। तो एक कंपोनेंट मेरा ये बनेगा, और अगर ये कंपोनेंट मेरा, एक कंपोनेंट अगर मेरा ये बनेगा तो दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं इस गिवन पी वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में अब रिजॉल्व करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू resolve this p vector into 2 components. One will be this component and another component will be perpendicular to it. तो 2 components बन जाएंगे। तो मैंने इस p को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और जिस के साथ मैंने जब ब्रेक किया तो मेरे पास ये जो कंपोनेंट है ये बन गया p ऑफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बन गया मेरा p ऑफ साइन थीटा। तो ये पता लगे 2 कंपोनेंट्स, मैंने p को, ये जो मेरा p कंपोनेंट, ये जो p डायपोल मूवमेंट था जो मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन में ये डायपोल मूवमेंट दिया हुआ ये वाला, मैंने इस डायपोल मूवमेंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो एक मेरा कंपोनेंट p कॉस थीटा हो गया और दूसरा इसके परपेंडिकुलर p साइन थीटा। तो यहां पर जो मेरा एंगल बन रहा है, यहां पे जो मेरा एंगल बन रहा है बिटवीन दीज 2, ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 90। तो इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई सबको? ये जो चीज मैंने की है ये पता लग गई। अब अगर मैं पॉइंट ए को देखूं, इफ आई सी दिस पॉइंट ए, व्हाट आई विल नोटिस इज दैट पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है, आप इस चीज को ध्यान से देखो,
ये देखो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो P cos थीटा की डायरेक्शन है, ये देखो ये P cos थीटा और पॉइंट ए एक ही लाइन पे है, ये देखो एक ही लाइन पे है। तो P cos थीटा एंड पॉइंट ए आर ऑन वन लाइन, और ये P cos थीटा की ये एक्सियल लाइन होगी। तो पॉइंट ए लाइज ऑन, पॉइंट ए लाइज ऑन axial line of P cos थीटा। जो पॉइंट ए है वो P cos थीटा के एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है। तो पॉइंट ए लाइज ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ P cos थीटा। और अगर मैं ध्यान से देखूं ये वाला, ये P sin थीटा देखो, तो P sin थीटा के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट परपेंडिकुलर है। ये देखो ये P sin थीटा देखो, ये वाला देखो, ये जो P sin थीटा है इसके अकॉर्डिंगली ये जो पॉइंट है ये पॉइंट परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ए जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर ए इसके परपेंडिकुलर है तो व्हाट आई गेट इज दैट पॉइंट ए लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P sin थीटा। तो जो पॉइंट ए है वो P sin थीटा के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। पहले देखो जरा, ये चीज कंफर्म हो गई, ये चीज समझ में आ गई कि जो पॉइंट ए है वो P cos थीटा का एक्सियल बन रहा है और वही पॉइंट ए P sin थीटा का इक्वेटोरियल बन रहा है। तो मैंने एक डायपोल को तोड़ के दो बना दिए। तो मैंने बेसिकली किया क्या, मैंने एक डायपोल जो P डायपोल था उसको तोड़ के दो डायपोल बना दिए, और पॉइंट ए P cos थीटा का एक्सियल है और वही पॉइंट ए P sin थीटा का इक्वेटोरियल है। हाँ जी, ये क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो पूछ लो क्वेश्चन, तभी मैं आगे जाऊंगा अगर ये बात क्लियर है। अदरवाइज यहां पे दोबारा से नहीं पता लगा तो पूछ लो, मैं फिर समझा दूंगा। हाँ जी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इफ यस यू कैन जस्ट गिव अ जेस्चर। हाँ जी, दमन सोडी, दिवांशु, मानव, बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट थम्स अप देके जेस्चर दे दिया करोगे, मुझे पता चल जाए कि हाँ जी बात समझ में आ गई है। हाँ जी, एक बार फिर से समझा P cos थीटा एक्सियल। बेटा आपको P cos थीटा रिजॉल्व में पता लग गया कि मैंने P का P cos थीटा बनाया, ये पता लग गया? यस सर। तो ये जो P cos थीटा वाला एरो देखो, ये जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो पॉइंट ए इसी लाइन पे है। यस सर। तो अगर डायपोल की लाइन के अलोंग पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ये डायपोल, ये देखो ये डायपोल, ए भी डायपोल नजर आ रहा है, ये डायपोल के अलोंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? और ये जो डायपोल अगर इसके परपेंडिकुलर, ये डायपोल है, ये डायपोल ऐसे है ए बी, तो ये ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर पे जो पॉइंट होगा उसको क्या कहते हैं? तो अगर मैं यहां पे आऊं तो ये देखो, ये आपको P cos थीटा नजर आ रहा है, तो इसके अलोंग ये पॉइंट क्या हो गया? ए क्या बन गया P cos थीटा का, और यही पॉइंट ए जो है ये P sin थीटा के हिसाब से देखो, ध्यान से देखो 90 बन रहा है। तो ये पॉइंट P sin थीटा का क्या बन गया? इक्वेटोरियल। तो ये हमारा एक एक्सियल पॉइंट हो गया और इक्वेटोरियल पॉइंट, वही पॉइंट ए दो के हिसाब से एक्सियल और इक्वेटोरियल बन गया। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू P cos थीटा? तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। So we'll be finding electric field at point A. तो electric field at point A due to P cos थीटा। हाँ जी, कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू P cos थीटा कौन बताएगा? तो इस पॉइंट ए पे P cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी? ये पॉइंट इसका एक्सियल है, तो एक्सियल पे फील्ड की वैल्यू क्या थी? एक्सियल पे फील्ड की वैल्यू थी
1/4π/2 2p बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूला था। ये के का मतलब 1/4π/0। तो हमने क्या नोटिस किया था, हमने नोटिस किया था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पे वो 1/4π/0, इसको के कह दिया, 2p/r क्यूब। p आपका डायपोल मोमेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो 1/4π/0 2p/r क्यूब। पर p मेरे पास जो डायपोल मोमेंट है वो कौन सा ले रहा हूं मैं, डायपोल मोमेंट में क्या ले रहा हूं, p cos थीटा, क्योंकि मैंने p को तोड़ दिया। तो ये जो पॉइंट ए है वो p cos थीटा का एक्सियल है। तो मेरे पास यहां पे जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, k दैट इज 1/4π/0 2p cos थीटा ओवर r क्यूब। हाँ जी, ये देखो, ये फॉर्मूला पता लगा कैसे बना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस p cos थीटा, तो इस p cos थीटा के कारण पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1/4π/0 2p/r क्यूब है। पर p यहां पे p cos थीटा, क्योंकि आप p cos थीटा के लिए कर रहे हो। हाँ जी, अनमोल पता लग गया, अर्शनूर पता लग गया, आशिमा। हाँ जी बेटा, समझ आ गया क्या कह रहे हैं। तो अब हमारे पास वील बी फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू p sin थीटा। तो नाउ वील बी फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू p sin ऑफ थीटा। कौन बताएगा मेरे को ये, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड, कौन बताएगा। हाँ जी बोलो भाई, कौन बताएगा, कोई तो बताओ। सिमरन आप बताओ। यस सर, के p sin थीटा अपॉन r क्यूब। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमारे पास ऑन इक्वेटोरियल इट इज के p/r क्यूब, वेयर k इज 1/4π/0, तो इट इज के p/r क्यूब, तो 1/4π/0 p/r क्यूब। तो ये जो बनेगा फॉर्मूला हो गया k, हम p sin थीटा के कारण ले रहे हैं, तो k p sin थीटा ओवर r क्यूब। तो ये हमारी जो गिवन वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1 एट पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट ए पे दो फील्ड लग रही हैं। पॉइंट ए पे एक p cos थीटा के कारण फील्ड लग रही है, पॉइंट ए पे एक p sin थीटा के कारण फील्ड लग रही है। अब आप मुझे ये बताओ कि पॉइंट ए पे जो p cos थीटा के कारण फील्ड लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। हाँ जी, कौन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू p cos थीटा। हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जसकरण बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू p cos थीटा। p cos थीटा के कारण पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन बनेगी। हाँ बेटा, इतना नहीं कम चलना, करो जरा, ट्राई करो, जस्ट ट्राई। रिदम आप बताओ। हाँ जी सुप्रथम, क्या होगा। तो जो p cos थीटा की डायरेक्शन है वही पॉइंट ए पे E1 की डायरेक्शन होगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट ए जो p cos थीटा का एक्सियल है, और हमने कहा था कि एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। तो अगर आपका ये p cos थीटा ऐसे O2A है, ये p cos थीटा अगर O2A है, तो यहाँ पे जो E1 की डायरेक्शन होगी, वो E1 की जो डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन भी हमारी ये O2A बनेगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर। हाँ जी, ये पता लग गया E1 वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बनाई मैंने, जो p cos थीटा की डायरेक्शन होगी वो ही मेरे E1 वेक्टर की डायरेक्शन होगी। हाँ जी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ E2, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ E2। दोस्तों यार बहुत माड़ी गल है, तुम सोचते ही नहीं कुछ भी। हाँ जी दिवांशु, क्या होगी। कौन सा डायपोल, यहां बहुत सारे डायपोल बन चुके हैं, एक p cos थीटा, एक p sin थीटा, किसके ऑपोजिट। ना यार, फिर वही बात होगी यार। देख, ये जो मैंने यहां पे E2 निकाला है वो p वेक्टर के कारण निकाला है। ये देख दिवांशु, ये देख जरा, ये जो मैंने E2 निकाला है ये p के कारण निकाला है।
हाँ, तो फिर मैं जो आंसर दूंगा ये E2 जब P साइन थीटा के कारण आ रहा है तो मेरा जो डायरेक्शन आएगा वो P के हिसाब से कैसे आ जाएगा, ये समझा तू पहले मेरे को थोड़ी ये बात समझा कि तेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि P, तेरे को P क्यों लगा, बता बेटा, घबरा मत, ये बता कि सर मुझे इसलिए लगा। P को तो मैंने तोड़ के दो कंपोनेंट बना दिए, मैं P को तो पढ़ ही नहीं रहा, मैं किसको पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं एक P cos थीटा को और पढ़ रहा हूं P sin थीटा को। तो मैं जो स्टडी कर रहा हूं तो P cos और P sin थीटा को लेके कर रहा हूं। P कहां से तेरे दिमाग में आ गया ये बता। हाँ जी बताओ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ E2, दमन सोडी। Yes, sir, opposite to P sin theta. So direction will be opposite to that of P sin theta। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपके P sin थीटा के ऑपोजिट होगी, तो डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो ये जो आपका E2 होगा दैट विल बी डायरेक्टेड ऑपोजिट टू योर दिस P sin थीटा। ये P sin थीटा ऐसे नीचे को डायरेक्टेड है तो ये E2 ऐसे ऊपर को डायरेक्टेड होगा। और ये बताओ कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना बनेगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2। हाँ जी कौन बताएगा एंगल बिटवीन E1 एंड E2, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन E1 एंड E2। हाँ जी बताओ, हाँ जी कौन दसेगा, हाँ अनमोल बताओ बेटा। 90। हाँ, सो एंगल बिटवीन P1 एंड P2 दिस एंगल विल बी हाउ मच, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। हाँ जी, क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो E1 है वो P cos थीटा के लॉन्ग है और जो E2 है वो P sin थीटा के ऑपोजिट है, और इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90। तो यहां पे भी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल between E1 and E2 is how much, angle between E1 and E2 is 90 degree। now what I'll do is I'll find, अब मैं क्या करूंगा, now what I'll do is I'll find the resultant of E1 E2 because the net field at point A is the sum of E1 and E2। तो net electric field at point A, तो net electric field at point A, net electric field at point A। जब आप नेट की बात करोगे तो नेट मतलब इन दोनों का सम, किन दोनों का, P cos P sin। और जब P cos P sin को ऐड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो इस P का मिलेगा। क्यों P का, क्योंकि P को तोड़ के ये दोनों बनाए थे, तो जब इन दोनों की फील्ड्स निकाल के ऐड करोगे तो आपको वो P के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P है तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगी। और यहां पे E1 वेक्टर और E2 वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है 90। तो जब दो वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल बने तो जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 E2 cos 90। तो cos 90 इज 0, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 E2 cos 90 इज 0। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं इस डायपोल का, तो मैं इन दोनों फील्ड्स को ऐड करूंगा। जब ऐड करूंगा तो मेरे को ये ऐड करके मिलेगा। तो यहां पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की अब वैल्यू आएगी, व्हाट विल बी दैट वैल्यू, तो E will be equal to under root of, what is E1, तो E1 is K twice of P cos theta over R cube square plus K
P sin थीटा ओवर r क्यूब स्केयर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब अगर नहीं कुछ पता लगा तो हैंड रेस करके पूछ लो। ये जो मैंने लिखा, अगर ये नहीं पता लगा तो हैंड रेस करके पूछ लो कि मैंने क्या किया है। मैंने एक पी कॉस थीटा की फील्ड निकाल ली, पी साइन थीटा की फील्ड निकाल ली, नेट फील्ड दोनों को ऐड किया। जब ऐड किया तो एंगल 90 बन रहा है, तो 90 बन रहा है तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 इंटू कॉस 90 अंडर रूट कॉस 90 इज 0। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसको जब सॉल्व करूंगा तो आपके पास देखो ये K और ये K कॉमन निकल जाएगा, दोनों में K है। ये P और ये वाला P ये भी कॉमन निकल जाएगा, दोनों में P है। ये R और ये R क्यूब, दोनों में R क्यूब कॉमन है, कॉमन निकल जाएगा। तो KP बाय R क्यूब, KP बाय R क्यूब दोनों में से कॉमन निकलेगा। स्केयर है ऊपर, तो दोनों में KP बाय R क्यूब का स्केयर कॉमन निकलेगा। और अंडर रूट से वो बाहर जब आएगा तो अंडर रूट से बाहर आने के बाद आपके पास ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू KP ओवर R क्यूब। ये KP बाय R क्यूब, KP बाय R क्यूब बाहर कॉमन निकालना है, ऊपर स्केयर है तो वो स्केयर बाहर निकलेगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा। जैसे A स्केयर अंडर रूट, तो अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये A बन जाएगा। ऐसे ये टर्म आपकी KP बाय R क्यूब, और अंडर रूट अंदर क्या रह जाएगा, तो बचा क्या, बचा 2 cos थीटा का स्केयर। तो 2 cos थीटा का स्केयर बन गया 4 cos स्केयर थीटा प्लस साइन थीटा का स्केयर, तो ये बन गया साइन स्केयर ऑफ थीटा। तो ये कैलकुलेशन पता लगी क्या की हमने। हाँ जी, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई क्या की है। अब आगे जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये जो गिवन वैल्यू है, ये इसको मैं लिख सकता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मैं 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकता हूं। तो मेरे पास देखो ये जो गिवन वैल्यू है, दिस वैल्यू will be equal to K P over R cube under root of 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta। तो ये जो हमारे पास cos square plus sin square है, तो cos square plus sin square क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड इफ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, देन व्हाट यू गेट इज दैट द वैल्यू ऑफ योर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी K P ओवर R क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और you can write it as electric field is equal to K का मतलब हो गया 1 over 4 pi epsilon naught P under root of 3 cos square theta plus 1 over R cube. So this is your electric field at any point. This is your electric field at any point of an electric dipole. तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये उसकी वैल्यू है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट का आंसर आ गया। देखो ये समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द डायपोल अगर मैंने निकालना है तो मेरे पास ये डायपोल था और इस डायपोल के कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
तो ये मेरा डायपोल है, इस डायपोल के कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट ए। तो इस पॉइंट ए पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए का जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अंडर रूट ऑफ 3 cos square theta plus 1 over r cube. So this is the electric field at any point of an electric dipole. तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी पॉइंट पे जब फील्ड निकालनी तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। देखो ये पता लगा, नहीं पता लगा तो हैंड रेस करके पूछ लो, क्योंकि अभी मैंने 1-2 बातें और पूछनी है आपसे। नहीं पता लगा तो पूछ लो अभी। हाँ जी, हाँ जी, ये गल क्लियर होगी सारे नू? क्लियर है ये? तो अब यहां पे अगर एक्सियल पॉइंट पे हो, अगर आपका ये जो पॉइंट है वो यहां हो, एक्सियल पे हो, तो इफ पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन, हाँ जी, अगर एक्सियल लाइन पे पॉइंट होगा तो थीटा क्या होगा? हाँ जी, इफ पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन थीटा क्या होगा? 0. तो थीटा जो है दैट विल बी 0 एंड cos 0 इज 1। तो अगर cos 0 1 है तो ये जो आपका गिवन फॉर्मूला, ये जो आपका गिवन फॉर्मूला यहां पे एक्सियल पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। अब देखो इसको सॉल्व करो, cos थीटा 1 तो 1, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2 ओवर आर क्यूब। तो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब बन जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा, दिस विल बी योर रिलेशन। तो ये वही है जो एक्सियल पे हमने पीछे किया था, सेम वही चीज बन रही है। एंड इफ द पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल, अगर आपका पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पे है, तो इफ पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो अगर वो इक्वेटोरियल लाइन पे है तो व्हाट विल बी थीटा? तो थीटा विल बी 90 एंड cos 90 इज 0। तो cos 90 अगर 0 है तो यहां पे 0 पुट करो तो कल्ला p रह गया। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऑन इक्वेटोरियल उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पे cos 90 0 हो गया तो ये चीज 0 होगी, तो इट इज p बाय आर क्यूब। तो वही रिलेशंस बन रहे हैं जो हमने पीछे एक्सियल और इक्वेटोरियल पे किए थे। तो ये जनरल फॉर्मूला है। तो ये जो आपने निकाला है ये क्या है? जर्नल फॉर्मूला। हाँ जी, ये जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया। ये फॉर्मूला दिस इज फॉर एनी पॉइंट, और कैसे निकाला ये समझ में आ गया। अब डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नाउ लेट अस फाइंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस E। अब मैंने इस E की डायरेक्शन निकालनी है, तो आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस E। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए यहां पे हम पैरेललोग्राम लॉ, यहां से हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, और जब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने पे ये जो आपका आएगा रिजल्टेंट, ये दिस रिजल्टेंट, तो दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट E वेक्टर। तो ये आपका E वेक्टर आ गया। तो ये आपका E वेक्टर आ गया। और ये जो E वेक्टर है, ये जो एंगल बना रहा है विद E1, उस एंगल को हमने बीटा कह दिया। तो व्हाट इज बीटा? बीटा इज एंगल विच E वेक्टर इज मेकिंग विद E1। तो व्हाट इज बीटा हेयर? यहां पे बीटा क्या है? तो बीटा हेयर इज, व्हाट इज बीटा? बीटा हेयर इज एंगल मेड बाय E वेक्टर विद E1। और हमने यहाँ पे tan बीटा का फॉर्मूला किया हुआ है। जब हमने वेक्टर लॉस किए थे तो tan बीटा
इज इक्वल टू, अब E1 और E2 में जो एंगल बन रहा है वो 90 है, तो अगर दो वेक्टर्स में एंगल 90 हो तो tan बीटा विल बी इक्वल टू, ये कैसे आया E2 बाई E1, तो हमने tan बीटा का फॉर्मूला जो है वो लगाया, tan बीटा इज इक्वल टू बी ऑफ साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ओवर a प्लस बी ऑफ कॉस ऑफ एंगल। ये हमारा फॉर्मूला है, b साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। तो जब ये फॉर्मूला हमने +1 में किया हुआ है tan बीटा, तो tan बीटा में व्हाट इज साइन 90, तो साइन 90 अगर हम बात करें तो साइन 90 इज 1 एंड व्हाट इज कॉस 90, कॉस 90 इज 0। तो ये जो वैल्यू बनेगी दिस विल बी इक्वल टू b ओवर a, वेयर व्हाट इज b इज जिसके साथ एंगल बन रहा है। तो ये देखो, ये जो आपका एंगल बन रहा है बीटा, ये किसके साथ बन रहा है, E1 के साथ। तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो नीचे आएगा, तो E1 नीचे आएगा, और दूसरा वेक्टर E2, तो B, ये दूसरा वेक्टर E2 ये ऊपर आएगा। तो ये हमारे पास गिवन केस में दिस इज योर गिवन फॉर्मूला ऑफ हाउ टू फाइंड योर एंगल बिटवीन द टू। तो tan बीटा जो है दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो ये tan बीटा का हमारे पास रिलेशन आ गया। तो अब वैल्यूज पुट करो, tan बीटा का रिलेशन आ गया तो वैल्यू पुट करो, ये E2 की वैल्यू पुट करो। तो ये देखो ये E2 है, तो यहां पर E2 की वैल्यू पुट करो, और फिर नीचे E1 की वैल्यू पुट करो जरा पुट, खुद पुट करो। पहले ऊपर E2 पुट करो, ये पुट करो ये सारी वैल्यू, और फिर E1 नीचे E1 पुट करो। तो पुट करके देखो k p बाय आर क्यूब दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और जब k p बाय आर क्यूब दोनों में कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे जो tan बीटा आएगा, खुद पुट करके देखो क्या बन रहा है। ऊपर E2 पुट किया, नीचे E1, तो दिस विल कम आउट टू बी साइन थीटा ओवर ट्वाइस ऑफ cos theta, and this implies that tan beta will be equal to half of tan theta। तो ये हमारे पास एंगल आ गया, that is angle which your electric field is making with E1। ये जो बीटा आपने एंगल निकाला, एंगल which your electric field is making with E1, this angle is given by this formula, tan beta is half of tan theta। तो ये कैलकुलेशन देखो पता लग गई। हाँ जी, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको, क्या किया हमने। हाँ जी आशिम, आपको पता लगा ये कैलकुलेशन क्या की हमने। हाँ जी समझ आ गई कैलकुलेशन। Yes, sir. तो हमारे पास अब इस केस में जब हम इस बीटा एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, अगर आप इस डायपोल मूवमेंट P को देखो तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ये x एक्सिस में है। तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो x एक्सिस में है। तो अगर मैं यहां से लाइन बनाऊं तो ये लाइन भी आपकी x एक्सिस है, ये भी x एक्सिस ही है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, ये x एक्सिस तो ये भी x एक्सिस है, पैरेलल है। और ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपके पास ये वाला एंगल थीटा है, कौन सा एंगल थीटा? ये वाला। अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो फिर यहां पर जो एंगल बनेगा ये एंगल भी क्या बनेगा? थीटा। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डायपोल मूवमेंट के साथ देखूं तो डायपोल मूवमेंट की ये डायरेक्शन बन रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट P, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो डायपोल मूवमेंट P की ये डायरेक्शन है। तो अगर डायपोल मूवमेंट P की ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में ध्यान से देखो कितना एंगल बन रहा है। कोई बताएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर? E वेक्टर जो है वो फाइनल फील्ड है और P जो है वो आपका डायपोल मूवमेंट है। तो E वेक्टर और P वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा बाय थीटा। बिल्कुल सही। तो एंगल जो बन रहा है दैट इज दिस मच एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है। दिस इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट जो एंगल बन रहा है वो है ये बीटा और उसके बाद ये थीटा। सो द एंगल विच योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल मेक विद द डायपोल मूवमेंट P, angle which electric field will make with dipole moment P, that angle is beta plus theta.
सो व्हाट इज बीटा प्लस थीटा? बीटा प्लस थीटा क्या है? एंगल विच योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल मेक विद द डायपोल मूवमेंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल मूवमेंट P के साथ एंगल बना रही है, दैट एंगल इज बीटा प्लस थीटा। हाँ जी, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई सबको? We'll find the electric field intensity due to a short dipole at any point। तो हमारा जो डायपोल है वो एक शॉर्ट डायपोल है। शॉर्ट का मतलब आइडियल डायपोल है। तो डायपोल लेंथ अब बहुत स्मॉल है, तो आइडियल डायपोल, और हम आइडियल डायपोल के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू द डायपोल। तो हमने यहाँ पे एक गिवन इलेक्ट्रिक डायपोल लिया ए बी, और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी लिया माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो जो हमारा गिवन डायपोल मूवमेंट होगा, दैट डायपोल मूवमेंट विल बी फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो डायपोल मूवमेंट हमेशा याद रखना है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, माइनस टू प्लस ऑफ द डायपोल। तो आपकी जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर ये डायपोल मूवमेंट, ये आपके डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। नाउ वी वांट टू फाइंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो हमने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और हमने क्या कहा था कि जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस हमेशा डायपोल के सेंटर से लेंगे। तो डायपोल के सेंटर से आपका जो गिवन पॉइंट है, ये डायपोल का सेंटर है, तो डायपोल के सेंटर से आपके जो गिवन पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या है, आर। पर अब ये जो पॉइंट है ना एक्सियल पे ना इक्वेटोरियल पे है, तो ये कहाँ है? तो उसको बताने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो गिवन मेरा डायपोल का सेंटर है उसको ओरिजिन मानूंगा, और पॉइंट को यहाँ से लोकेट करूँगा। तो हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं? पोजीशन वेक्टर हम बनाते हैं, जिस भी पॉइंट से आप देखना चाहते हो वहाँ से आप गिवन पॉइंट पे ऐसे ये एरो, ये लाइन, अब ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपका डिस्टेंस हो गया, और ये जो आपको एरो डायरेक्शन नज़र आ रही है वो इसका पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो हो गया आर, और ये वाली जो डायरेक्शन बनी, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मेरे पास होगी आर कैप। ये डायरेक्शन जो है ये होगी आपके पास आर कैप। आर कैप का मतलब हो गया कि आपके पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, ये आपके पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है और ये आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो आपका जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, आपका जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो डायपोल के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल को हमने मान लिया थीटा। तो व्हाट इज थीटा हेयर? थीटा इज द एंगल विच योर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो, ये पॉइंट पी पे आप फील्ड निकालना चाहते हो, तो जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का डायपोल मूवमेंट से जो एंगल है, तो द एंगल ऑफ योर पोजीशन वेक्टर विद द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट इज थीटा। अब यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए ये जो आपका गिवन आपको गिवन डायपोल नज़र आ रहा है, ये वाला जो आपको डायपोल नज़र आ रहा है, ये एक वेक्टर है। तो आप वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो, आपको पता है यू कैन रिजॉल्व अ वेक्टर। तो मैं इस वेक्टर को अब रिजॉल्व करूँगा। कैसे रिजॉल्व करूँगा? एक मैंने ये कंपोनेंट ले लिया। अब देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि एक वेक्टर है और उसको हम एक गिवन डायरेक्शन जिसके साथ एंगल थीटा है वहाँ रिजॉल्व करें तो वो कंपोनेंट बन जाता है कॉस। तो देखो ये P है, इसको मैं इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहता हूँ और ये डायरेक्शन के साथ P का जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? P कॉस थीटा। तो आपका जो डायपोल मोमेंट है उसका ये कंपोनेंट बन गया P कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट? ये वाला, ये कंपोनेंट P कॉस थीटा बन गया। और दूसरा कंपोनेंट हमेशा जो बनाओगे वो परपेंडिकुलर होगा टू कॉस। तो अब ये P कॉस के दूसरा कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये बन गया परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना ये क्या बन गया? P साइन थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये आपके पास बन गया P साइन थीटा। तो जैसे ये आपके पास हो गया A साइन थीटा। तो ये आपने एक P वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब जरा ध्यान से नोटिस करो, ये जो पॉइंट P है इसको जरा ध्यान से देखो। ये जो पॉइंट P, अगर मैं देखो ये P कॉस थीटा की डायरेक्शन देखो, ये P कॉस थीटा, तो ये जो पॉइंट है देखो ये P कॉस थीटा के अलोंग है, तो ये पॉइंट P कॉस थीटा का एक्सियल पॉइंट है।
तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि पॉइंट P lies on axial line of P cos थीटा। तो जो पॉइंट P है वो P cos थीटा के एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है। हाँ जी, क्लियर है ये? क्या आपने P cos थीटा को देखो, P cos थीटा की डायरेक्शन देखो, तो जब आप P cos थीटा की डायरेक्शन देखोगे पॉइंट P उसी पे लाई कर रहा है, तो ये एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है। अच्छा, अगर मैं P sin थीटा लूँ, ये देखो, ये P sin थीटा लूँ, अब P sin थीटा को इस गिवन पॉइंट के साथ कंपेयर करो, देखो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट इस P sin थीटा के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये P sin थीटा के परपेंडिकुलर है तो पॉइंट P जो है वो P sin थीटा के हिसाब से क्या है, इक्वेटोरियल। तो हमने क्या नोटिस किया कि पॉइंट P lies on इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P sin थीटा। तो ये पॉइंट को जरा ध्यान से देखो और P sin थीटा को दोबारा से देखो, ये देखो ये P sin थीटा। तो अगर आप इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है। तो अगर पॉइंट इसके परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो P sin थीटा का इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। अच्छा, अब है तो ये स्मॉल डायपोल है ना, शॉर्ट है ना, आइडियल है, तो फील्ड की वैल्यू एक्सियल के लिए क्या थी? फील्ड की वैल्यू एक्सियल की थी 1/4 एप्सिलॉन 2p/r³। और यहाँ पे जो आप डायपोल मोमेंट ले रहे हो वो ये है P cos थीटा, और डिस्टेंस r है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू P cos थीटा, इस P cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू P cos थीटा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ एट P ड्यू टू P cos थीटा, तो उसकी वैल्यू देखो क्या बनेगी, 1/4 एप्सिलॉन 2p cos थीटा ओवर r³, क्योंकि फॉर्मूला था 1/4 एप्सिलॉन 2p/r³, और 2p/r³ में राइट नाउ जो आप डायपोल मोमेंट ले रहे हो वो P cos थीटा है, तो 1/4 एप्सिलॉन 2p cos थीटा ओवर r³। और हमने क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायपोल मोमेंट के अलोंग होगी। तो आपका डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट है, ये P cos थीटा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो बनेगा वो इसके अलोंग होगा। तो एट पॉइंट P ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ गई कैसे बनाई है मैंने? दैट विल बी अलोंग योर P cos थीटा। अच्छा, अब मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू P sin थीटा। तो अब मैं P sin थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, तो P sin थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी है, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल में क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन p/r³। तो p/r³ मतलब P sin थीटा बाय r³। तो ये देखो एक E1 फील्ड हो गई जो P cos थीटा के कारण है, एक E2 फील्ड होगी जो P sin थीटा के कारण है। और अगर मैं ये E2 की डायरेक्शन बनाना चाहता हूँ तो इक्वेटोरियल में हमने क्या कहा था कि जो डायरेक्शन आएगी वो डायपोल मूवमेंट के ऑपोजिट आएगी, और आपने जो डायपोल लिया वो ये वाला लिया, इसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी, ये डायरेक्शन आपकी जो बनेगी वो P sin थीटा के ऑपोजिट बनेगी। तो ये डायरेक्शन आप यहाँ पे पॉइंट P पे फील्ड लग रही है, तो अगर पॉइंट P पे बनाओगे तो ये P sin थीटा के ऑपोजिट, तो ये आपके पास E2 आ गया जो P sin थीटा के ऑपोजिट लगेगा। अच्छा, अब आपने किया क्या है, आपने P cos थीटा और P sin थीटा के कारण ये फील्ड निकाल ली, और P sin थीटा और P cos थीटा जो है वो इस P के कंपोनेंट्स थे। तो जो ये दोनों मिलके करेंगे, ये आपका जो P है वो भी सेम वही करेगा, क्योंकि वेक्टर्स में हमने पढ़ा हुआ था कि जो रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स करते हैं गिवन वेक्टर भी वही सेम फंक्शन करता है। तो जो ये अकेला कर रहा है ये दोनों मिलके करेंगे। तो आपने क्या किया, P cos थीटा के कारण ये E1 निकाल लिया, P sin थीटा के कारण E2 निकाल लिया। अगर मैं इन दोनों फील्ड को ऐड कर दूं तो दोनों फील्ड को ऐड करने पे मुझे इस P का गिवन फील्ड मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट स्मॉल p ड्यू टू द डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डायपोल
हाँ जी, उसकी जो वैल्यू होगी ई, वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। अच्छा, इन दोनों में देखो एंगल कितना बन रहा है 90, तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या बनेगा E1 स्केयर प्लस E2 स्केयर अंडर रूट। तो अगर आप इन दोनों का ये देखो, ये ऐसे गिवन केस में अगर आप यहाँ पे इन दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, जब आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो आपके पास ये जो गिवन डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल आपका रिजल्टेंट होगा। तो दिस डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट। ये डायगोनल आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायपोल के कारण आ रही है। ये डायपोल के कारण ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब इसको आप सॉल्व करो, ये E1 और E2 यहाँ से वैल्यूज लो E1 E2 की। तो जब आप ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो रिलेशन आएगा, दिस रिलेशन विल बी इक्वल टू P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर r क्यूब। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व करने पे मेरे पास ये रिलेशन आएगा। So this is your electric field at any point of a short dipole or at any point of an ideal dipole. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ आइडियल डायपोल आ गया। एक आइडियल डायपोल के किसी भी पॉइंट पे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और यहाँ पे ध्यान से देखो, थीटा क्या है? थीटा आपका जो पॉइंट जहां पे आप फील्ड निकालना चाहते हो उसका पोजीशन वेक्टर का डायपोल से एंगल है। तो अगर मैं एक्सियल पे आ जाऊं, यहाँ आ जाऊं यहाँ, तो ये एक्सियल हो जाएगा, ये देखो एक्सियल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका थीटा ध्यान से देखो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जब पॉइंट इधर आ जाएगा तो थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। और अगर थीटा 0 हुआ, cos 0 1, यहाँ पे देखो cos 0 1, तो 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, तो ये वैल्यू 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो जाएगी, वही एक्सियल वाली हो जाएगी। और अगर मैं देखो यहाँ पे इसके इक्वेटोरियल पे हूँ, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे हूँ, पॉइंट ये पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, अगर ये पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो मेरा जो थीटा होगा वो 90 हो जाएगा। और थीटा 90, तो cos 90 की वैल्यू देखो, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 बन जाएगा। अंडर रूट ऑफ 1 बनने का मतलब वही सेम रिजल्ट्स आ जाएंगे जो आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल पे किए थे। पर अगर आप किसी और पॉइंट पे होगे तो यहाँ पे थीटा आएगा, जो भी एंगल होगा वो पुट करोगे, फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी फील्ड की वैल्यू आ गई। हाँ जी, क्लियर है कि फील्ड कैसे निकाली मैंने। नाउ इफ वी वांट टू सी द डायरेक्शन, अगर हम ये डायरेक्शन देखना चाहते हैं, ये कि व्हाट इज द एंगल विच दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग, तो ये जो आपके पास tan अल्फा है, तो हमने वेक्टर्स में स्टडी किया था कि अगर परपेंडिकुलर हो तो जो आपने डायरेक्शन देखनी होती है दैट इज b/a। b/a का मतलब a हो गया जिसके साथ एंगल बन रहा है, b हो गया दूसरा वेक्टर। तो यहाँ पे इट विल बी E2 बाय E1, वाई E2 बाई E1, बिकॉज आप जो एंगल ले रहे हो वो E1 के साथ ले रहे हो। तो ये A हो गया, ये दूसरा B हो गया, तो दैट विल बी E2 बाई E1। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एंगल जो आएगा tan अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, where theta is what? Theta is the angle which this position vector is making with the dipole। वो एंगल जो पोजीशन वेक्टर डायपोल के साथ बना रहा है वो आपका थीटा है। तो ये आपका डायरेक्शन का एंगल आ गया। दिस इज द एंगल विच द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मेकिंग विद दिस E1, इस E1 के साथ जो एंगल बनेगा। अच्छा, अगर मैं डायपोल के साथ लेना चाहूँ तो देखो मेरी जो डायपोल है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना डायपोल मूवमेंट, ये देखो आपका जो डायपोल मूवमेंट है देखो वो कहाँ है, ये आपका डायपोल मूवमेंट है, ये आपका डायपोल मूवमेंट। तो अगर आप इसको यहाँ ऊपर शो करो तो आपके पास ये डायपोल मूवमेंट हो गया, ये आपका डायपोल मूवमेंट हो गया। और ये डायपोल मूवमेंट, ये एंगल देखो कितना बना रहा है, ये थीटा एंगल, ये वाला एंगल, ये देखो डायपोल मूवमेंट जो एंगल बना रहा है विद द पॉइंट वो थीटा है, तो यहाँ पे थीटा आ गया। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल मूवमेंट के बीच में एंगल लेना चाहूँ तो ध्यान से देखो वो एंगल क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। तो द एंगल बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and dipole moment will be equal to alpha plus theta।
तो अल्फा प्लस थीटा जो है, अल्फा प्लस थीटा दैट विल बी द एंगल बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर डायपोल मोमेंट। तो ये हमारा एंगल हो गया और ये हमारी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। हाँ जी, क्लियर है ये कैसे किया हमने?